हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार 2005 में उनको सत्ता मिली, बिहार में लोगों को सेवा करने का अवसर मिला। उस समय बिहार जीरो लेवल पर भी नहीं, नेगेटिव लेवल पर था, जी माइनस की स्थिति में था। उनके समक्ष दो प्रकार की चुनौतियां थी। एक तो कि राजद के जंगल राज या आतंक राज के पूर्व की स्थिति को प्राप्त करना और साथ ही साथ आगे के विकास की रणनीति को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना। उन्होंने जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म के आधार पर बिहार के व्यवस्था को दुरुस्त किया। आप जानते ही हैं कि क्या स्थिति थी। लोग, पूरे समाज में अव्यवस्था, निराशा का दौर था। लोग आतंक राज को ही नियति मान चुके थे। उस स्थिति में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जैसे यशस्वी, जैसे विजनरी लीडर ने बिहार का कमान थामा और उन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों के द्वारा बिहार को समृद्ध, उन्नत, स्वस्थ और सुंदर बनाने का प्रयास किया। देखिए, किसी भी कार्यक्रम के लिए या क्षेत्र के लिए उन्नति महत्वपूर्ण होता है और उन्नति का प्रथम चरण विकास होता है। तो प्रारंभिक चरणों में उन्होंने विकास का कार्य किया, प्रत्येक क्षेत्र में विकास, चाहे वो महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र हो या किसानों के हित की बात हो या छात्र और युवाओं के हितों की बात हो, मैंने समग्र दलितों को सम्मान दिलाने की बात हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने विकास का काम किया। विकास एक ब्रॉड अवधारणा है और दूसरे चरण में उन्होंने प्रगति की बात की। देखिए, डेवलपमेंट या हम लोग उन्नति की जो बात करते हैं उसकी चार अवस्थाएं हैं: विकास, प्रगति, समृद्धि और हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जिसको स्टेज ऑफ मास कंजम्पशन कहते हैं। तो एक्चुअली प्रगति यात्रा का आशय क्या है, ये समझें कि प्रगति यात्रा का आशय है कि सरकार ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया उसके किस सीमा तक क्रियान्वयन हो रहे हैं, साथ ही साथ उसकी समीक्षा करना, उसमें यदि कोई समस्या आती है तो त्वरित निष्पादन के लिए हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार आदेश देते हैं और उस काम को पूरा करने के दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। साथ ही साथ आगे के विकास की रणनीति, मैंने एक्चुअली द पॉलिसी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी जो टर्म है ये इकोनॉमिक टर्म है कि आगे के भविष्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करें। इसके अलावा इको फ्रेंडली, तो जहां कहीं भी वो प्रगति यात्रा पर जाते हैं, अन्य जो फैक्टर्स है या सेक्टर्स है, सोशल सेक्टर हो, इकोनॉमिक सेक्टर हो या अन्य एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो, आप जानते ही हैं कि उनके नेतृत्व बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया। तो प्रत्येक सेक्टर के विकास के साथ साथ जल जीवन हरियाली योजना जो महत्वपूर्ण, देखिए यह काम एक विजनरी लीडर ही कर सकते हैं। इन दिनों वैश्विक स्तर पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एक महत्वपूर्ण समस्या है। तो हमारे नेता ने जो जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत की थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि जैसे पूरे बिहार में हरियाली का दौर, पर्यावरण समस्याओं का समाधान हुआ, भूमिगत जल स्तर में सुधार हुआ। साथ ही साथ इस तरह के कार्यक्रमों की सराहना मैंने कई बार बतलाया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ की, ऐसी संस्थाओं ने इसको सराहना की और अन्य राष्ट्रों को इसको एडॉप्ट करने के निर्देश दिए। तो एक्चुअली विजन ये है कि हम लोग प्रगति करें और आप समझे कि हम लोग समेकित समावेशी विकास की बात करते हैं, तो प्रगति यात्रा से समावेशी विकास की प्रक्रिया और भी अधिक पुख्ता होगी। समावेशी का तात्पर्य है कि जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जो लोग उसके से लाभान्वित नहीं हो पाए, उनको उस योजना और कार्यक्रमों से जोड़ना। तो प्रगति यात्रा समावेशी विकास की प्रक्रियाओं को और भी प्रभावी बनाएगा और मैं आशा करता हूं कि बिहार के सभी लोग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग और सभी क्षेत्रों के लोग के सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होंगे और बिहार तीव्र गति से संपन्नता और समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। तो एक्चुअली आप देखें कि जो अप्रोच है प्रत्येक सेक्टर में, जैसे मान लीजिए
कि कृषि क्षेत्रों में 55 पैसे प्रति यूनिट किसानों को सिंचाई हेतु बिजली की आपूर्ति की जाती है, जिसने कभी जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था। उसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्षेत्र में जैसे भौगोलिक दशा जो बिहार की है वो प्लेन है, मैदानी है, यहाँ एग्रीकल्चर की प्रचुर संभावना है, लेकिन इसके बावजूद हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने अपने विजन के द्वारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का विकास किया। और आप समझें कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्थापित करने को प्रोत्साहन हेतु उन्होंने काफी सस्ते दरों पर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करवाया, जिसका परिणाम है कि हमारी माताएं, बहनें, युवा, छात्र जो भी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में भी है, वहां भी वो बिहार सरकार ने स्टार्टअप नीति तैयार की और उसके आधार पर वो क्रियान्वित कर रही है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। तो हमारे आदरणीय नेता मात्र विकास नहीं करते, पूरे जो आप उनके जो शासन अवधि को अभी तक आप देखें, उन्होंने जो माहौल उत्पन्न किया, देखिए किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए एक मेंटल रिवोल्यूशन की आवश्यकता है, तो उन्होंने जो उनकी जो सामाजिक न्याय की अवधारणा है तो उसको आधार मानकर उन्होंने ऐसे वातावरण तैयार किए, शैक्षणिक स्तरों में सुधार, शिक्षा का बेहतर माहौल, स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी, इन सड़कों का जाल बिछाने, जिसको लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमी कहते हैं, और सभी क्षेत्रों के समग्र विकास सुनिश्चित करने का जो बीड़ा उठाया, उसकी सफलता दृष्टिगोचर हो रही है। और बड़े पैमाने पर आप समझें कि ये बिहार वह राज्य था जहां 2005 के पूर्व बड़े पैमाने पर पलायन होते थे। विपक्षी दल पलायन की बात करते हैं, मैं उनको बतला दूं कि पलायन कब नेगेटिव माना जाता है। पलायन तब नेगेटिव माना जाता है जब व्यक्ति डर के, भय से राज्य को, क्षेत्र को छोड़ना प्रारंभ करे, जैसा जंगल राज के दौरान में हुआ था। सभी उद्योगपति, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज, राइट, और इसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थी, तो सभी का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। भय का माहौल था, क्योंकि वो जानते थे कि जैसे ही हम बिहार में काम करना प्रारंभ करेंगे तो फिर वही रंगदारी, वही फिरौती, वही अपहरण के दंश से जूझना होगा, जिसका परिणाम ये हुआ कि बिहार की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो गई और छात्रों को, युवाओं को शिक्षा के लिए भी बाहर जाने की आवश्यकता होती थी। और बड़े पैमाने पर छात्रों का पलायन हुआ, बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन हुआ, बड़े पैमाने पर औद्योगिक संस्थाओं का पलायन हुआ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।